In the last video, we have stopped on जॉर्ज मेंडल कि उस इंसान ने इस टॉपिक को इन्वेंट किया. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज़ कि उसने क्या विजुअलाइज किया. He visualized that the trait as such are not inherited physically but by something present inside the gametic cell. To this something he coined term factors that are responsible for expression of a particular trait or character. उसने ये विजुअलाइज किया कि ये जो ट्रेट है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे आने का, यर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सन, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स. ओके, सो उसने ये एक्सपेरिमेंट प्लांट्स पे किया. अ नेम पी प्लांट. पी मतलब वटाना, नॉट वटाना, वी कॉल इट मटर. ओके, पी उसे बोलते हैं. देन उसने ये एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किया. उसने ये विजुअलाइज किया कि ये जो ट्रेट है, ट्रेट मतलब ये जो ट्रेट का सही डेफिनेशन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ मैं आपको बताती हूँ. ट्रेट का मतलब होता है इनहेरिटेड कैरेक्टर्स. ये जो इनहेरिटेड मतलब ये जो ट्रांसफर्ड कैरेक्टर्स है एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन में आ रहे हैं, ये डिटेक्टेबल वेरिएंट्स जो डिटेक्टेबल है मतलब जो विजुअलाइज कर सकते हैं, जो अपनी आँखों से देख सकते हैं, वो कुछ उसके अंदर कुछ चीज़ है, मतलब समथिंग इज़ प्रेजेंट. बट उसने बताया कि गैमेटिक सेल जो होता है, गैमेटिक सेल का मतलब आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि गैमेट्स कैसे होते हैं. गैमेट्स सेल्स कौन से होते हैं, एक फीमेल में है एक मेल में है, ये दोनों क्रॉस हुए, ये दोनों गैमेटिक सेल्स हैं. और एक न्यू सेल बनाए जो कि ऑफस्प्रिंग का रहेगा. तो ये जो गैमेटिक सेल है उसके अंदर कोई चीज़ प्रेजेंट है. ओके, उस चीज़ के वजह से ये ट्रेट हो रहा है. मतलब ये लोग फिज़िकली नए नए अपीयरेंस ले रहे हैं. क्लियर. और उसने ये समथिंग को उसने कॉइन किया एज फैक्टर. अब फैक्टर क्या है, ये एक यूनिट है ऑफ हेरिडिटरी, अ पार्टिकल present in the organism which is responsible for inheritance and expressions of a character. Factor is passed from one generation to the next through gamete. Factor determines genetical characters of an organism. Clear? फैक्टर्स एंड ट्रेट्स, ये दो न्यू टर्म्स है जो आप लोग ने इस चैप्टर में पढ़े हो. ट्रेट का मतलब समझा. ट्रेट का एग्जाम्पल है डॉर्फ या फिर टॉल. फैक्टर्स के एग्जाम्पल है कि ये जो टर्म है, ये जो इनहेरिडिटरी है, ये एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है इन द ऑर्गेनिज्म, उसके वजह से ये चीज़ें हो रही है, दैट इज़ फैक्टर. ये फैक्टर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट. एक्सप्रेशन मतलब ये जो एक्सप्रेस हो रहे ट्रेट्स, जैसे कोई प्लांट अगर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग है, तो वो ऑफस्प्रिंग जो है वो जितने भी ऑफस्प्रिंग होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं. तो ये सब क्यों हो रहे हैं, ये फैक्टर्स के वजह से. जैसे अब हमारे पेरेंट्स है, अब वो पेरेंट्स के 3 ऑफस्प्रिंग है समझो. ऑफस्प्रिंग कितने हैं, 3 हैं. ओके, अब वो तीनों सिबलिंग्स जो होते हैं हमारे, जो हमारे भाई बहन हैं, ये ऑफस्प्रिंग कौन है, ये हमारे भाई बहन समझो. तो ये हम तीनों भी जो हो गए, वी 3 आर डिफरेंट, not only in physical appearance but also by our thoughts, by our expressions, by everything. हमारे हर चीज़ें डिफरेंट होगी. क्लियर.
तो ये सब चीज़ें क्यों डिफरेंट होती है, ये जॉर्ज मेंडल ने बताया कि दिस आर डिफरेंट ड्यू टू द टर्म कॉल्ड फैक्टर्स। क्लियर? तो यहाँ पे इसने ये चीज़ें बताई। मेंडल ने ये एक 7 ट्रेड्स किया, मतलब उसने एक 7 प्लांट्स को, पी प्लांट्स को उसने उगाया। ओके, inheritance of a 7 traits in garden pea plant were studied individually, one at a time, or in combination of 2 or 3 character at a time. He processed the data mathematically and statistically. Mendel postulated the principle of heredity, which then became the fundamental law as law of heredity as proposed by Correns. He visualized that the traits are such are not inherited physically but by something present inside the gamete cell. To this something he coined term factors that are responsible for expression of a particular trait or character. He proposed that factors are particulate in nature. The Mendelian factors are now termed as genes. These factors occurs in pair in the parents and segregate from each other during gamete formation without blending and mixing. Then मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है अबाउट मेंडल, और जितना भी मैंने रीड किया वो सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक की है, ये सारी चीज़ें आंसर में होनी चाहिए। ओके, देन उसने एक 7 ट्रेड्स बनाया। ट्रेड्स में उसने ये जो पी प्लांट को उसने उगाया। ओके, पी प्लांट को उगाया, फिर उसने 7 बार, मतलब उसके 7 जनरेशन्स देखा, और उसको हर ट्रेट में उसको अलग अलग फैक्टर्स नज़र आए। कुछ सीड के शेप जो थे वो राउंड है, कुछ के कलर येलो है। देन उसने देखा कि कुछ सीड के शेप राउंड है, कुछ के व्रिंकल्ड है। क्लियर? देन आई विल एक्सप्लेन अगेन। कुछ सीड के शेप के बारे में बात कर रहे, ओके? तो कोई थे राउंड, कोई थे व्रिंकल्ड। तो जो राउंड थे वो कौन है? डोमिनेंट है। देन सीड के कलर्स आर येलो एंड सम आर ग्रीन, सम आर इन्फ्लेटेड, कुछ टेढ़े मेढ़े कॉन्स्ट्रिक्टेड थे, कोई ग्रीन थे, कोई येलो थे, कोई पर्पल थे। फ्लावर कलर की बात करें तो कोई फ्लावर का कलर वाइट था। फिर फ्लावर का लोकेशन देखें तो कोई एक्सियल थे, कोई टेढ़े मेढ़े टर्मिनल एक दूसरे से दूर थे। देन प्लांट की हाइट के बारे में बात करें तो कोई थे टॉल, कोई थे डॉर्फ। क्लियर? उसने ये 7 बार ग्रो किया। उसने 7 pairs of contrasting visible characters in pea plant. pea plant का दूसरा नाम है पिसम सटाइवा। ओके, पिसम सटाइवा, रिमेंबर। तो अभी हम लोग को ज़्यादा किस पे ध्यान देना है? फर्स्ट इज राउंड, व्रिंकल्ड, देन टॉल, डॉर्फ, देन येलो, सीड कलर ग्रीन, इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड। इतनी चीज़ों पे फ़िलहाल हम लोग ध्यान देंगे, एंड आगे के इसमें भी हम लोग अच्छे से इसी पे पढ़ेंगे। तो अभी इतना क्लियर हुआ कि मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट था उसने ये सारी चीज़ें देखी कि एक ही प्लांट से इतने सारे वैरायटीज़ बने। कोई वाइट फ्लावर है, कोई पर्पल फ्लावर है, किसी के हाइट टॉल है, किसी का डॉर्फ है, किसी का राउंड है, किसी का व्रिंकल्ड है।
तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आया, मेंडल के दिमाग में क्वेश्चन आया कि ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब क्या पॉसिबिलिटी है ऐसी कि कोई लोग राउंड हो रहे, कोई लोग विंकल्ड हो रहे, कोई टॉल हो रहा है, कोई डॉर्फ हो रहा है। तब उसको समझ आया कि ये सब गैमेट्स का कमाल है, कि जो गैमेट्स में दो पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन हो रहा था। कौन से दो का? पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन हो रहा था। उधर एक पेरेंट डोमिनेट करता है अपने कैरेक्टर्स और दूसरा पेरेंट के कैरेक्टर्स रिसेसिव हो जा रहे हैं। ओके, तो जो डोमिनेंट है वो ये ऊपर वाले हैं, जो दब रहे हैं या जो बिल्कुल भी जाहिर नहीं हो रहे हैं वो है रिसेसिव कैरेक्टर्स। क्लियर? तो यहाँ पे अब ये जो डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में है, हम लोग आगे और अच्छे से डीपली इसके टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सो डोंट वरी, इतना सिर्फ अभी के लिए ये डायग्राम याद कर लो। देन अब ये सारे हैं रीज़न कि मेंडल का जो सक्सेस हुआ वो क्यों हुआ। तो चलो रीजंस को अच्छे से देखते हैं, या रीजंस पूछता भी है। ओके, देन हीज एक्सपेरिमेंट वेयर केयरफुली प्लान्ड एंड इन्वॉल्व लार्ज सैम्पल। मतलब उसके एक्सपेरिमेंट, जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसके एक्सपेरिमेंट के लिए उसने बहुत प्रॉपरली प्लान किया एंड देन उसने बहुत ज़्यादा सैम्पल यूज़ किए, उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। सेकेंड रीज़न इज़ he carefully recorded the number of plants of each type and expressed his result as ratio. Then in the pea plant, contrasting characters can be easily recognized. Then the 7 different characters in pea plant were controlled by a single factor each. मतलब हर के पास एक single factor था. Then the factors are located on separate chromosome and these factors are transmitted from generation to generation. He introduced the concept of dominance and recessiveness. Now I think you are clear with the Mendel's law. ये सारे इसके सक्सेस थे। ये इसके बारे में जो भी वो प्लांट थे, रिमेंबर उन सब के पेरेंट्स एक ही थे, उनके जीन्स एक ही था, बट उनके ऑफस्प्रिंग अलग अलग आ रहे थे। तो यहाँ पे हमारा मेंडल का लॉ कंप्लीट हुआ। देन कुछ चीज़ें हैं जो आगे बढ़ने से पहले समझना पड़ेगा, जो टर्म्स है कुछ। ये अब सब जब हम लोग ने शेप ऑफ सीड पढ़े तो ये है उनके छोटे छोटे टर्म्स है। ये आर की बात कर रहे हैं। दिस इज़ यूज्ड फॉर राउंड विच इज़ डोमिनेंट। स्मॉल आर इज़ फॉर wrinkled, कैपिटल वाई इज़ फॉर येलो, स्मॉल वाई इज़ फॉर ग्रीन। कलर ऑफ फ्लावर की बात करेंगे तो सी इज़ फॉर पर्पल, स्मॉल सी इज़ फॉर वाइट। ये जो एक एक वर्ड का ये जो टर्म्स है, ये जो उनका सिंबल है, ये सब याद करना है तो ये आगे का अच्छे से समझ आएगा। क्लियर विद द शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ फ्लावर। देन शेप ऑफ पॉड भी देख लो। इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, कलर ऑफ पॉड ग्रीन, येलो, ये सब देखना है। इन्फ्लेटेड इज़ कैपिटल आई, कॉन्स्ट्रिक्टेड जो है वो जो ऐसे दबा दबा सा है, इसे स्मॉल आई। ग्रीन के लिए कैपिटल जी, येलो के लिए स्मॉल जी। देन एक्सिलरी और टर्मिनल, पोजीशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एक्सिलरी के लिए स्मॉल ए, टर्मिनल के लिए एक्सिलरी के लिए कैपिटल ए, टर्मिनल के लिए स्मॉल ए। देन हाइट ऑफ द प्लांट के लिए कैपिटल टी, डॉर्फ के लिए
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, टॉल है तो कैपिटल टी, डॉर्फ है तो स्मॉल टी, राउंड है तो कैपिटल आर, व्रिंकल्ड है तो स्मॉल आर। देन ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है आगे। देन उसके बाद येलो एंड ग्रीन का भी टर्मिनोलॉजी याद रखना है। येलो इज़ कैपिटल वाई, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। क्लियर? देन उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे सम टर्मिनोलॉजीज़ रिलेटेड टू जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज़, जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा पूछेगी। तो इस चैप्टर से अगर आएगा तो आप लोगों को डिफ़ाइन पूछेगा, क्योंकि बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ है जो कि जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज़ बोलते हैं। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी को अच्छे से याद ही करना पड़ेगा, ऐसे रट्टा मार लो एकदम अच्छे से। जो आगे बड़े बड़े डिफ़ाइन है उसे समझना, बट जो स्मॉल स्मॉल्स है उनको तो रट्टा मारना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। देन फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आता है कैरेक्टर। ओके, कैरेक्टर इट इज़ अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे हाइट ऑफ अ स्टैम्प। बहुत इजी था ये। देन ट्रेट के बारे में मैंने बताया था, इनहेरिटेड कैरेक्टर। इनहेरिटेड मतलब ट्रांसफर्ड कैरेक्टर, पेरेंट से आया हुआ कैरेक्टर, और जो कि डिटेक्टिबल, इट्स डिटेक्टिबल वेरिएंट, मतलब वो बहुत इजीली डिटेक्टिबल हो चुका। उस जैसे कि टॉल है या डॉर्फ है, मतलब विजुअली देखने से समझ में आता है, उसके ट्रेट को बोलते हैं कि वो इनहेरिटेड कैरेक्टर, और जो विजुअली मतलब आँखों से देख के हम समझ जाएं वैसे कैरेक्टर्स को बोलते हैं ट्रेट। और सिर्फ कैरेक्टर क्या है? इट इज़ अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या फिर हाइट ऑफ स्टैम्प। देन थर्ड है फैक्टर्स। इट इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडेटरी factors. Third is factors. It is a unit of hereditary, a particular present in the organism which is responsible for the inheritance and expression of a characters. Factors are passed from one generation to the next through gametes. Factors determine a genetical या फिर character of an organism. ओके आज जो हम लोग जिसको जीन्स बोलते हैं वो ही चीज़ आज फैक्टर ही है। बट यहाँ पे फैक्टर और जीन को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। बट जो चीज़, लिसन एकदम ध्यान से देखो, इसका यूनिट है हेरिडेटरी का। अब पार्टिकल एक ऐसी चीज़ जो कि प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म में, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इनहेरिटेंस, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर। Factors are passed from one generation to the next through gametes. Gametes के थ्रू पास हो रहे हैं। और फैक्टर डिटरमाइंस अ जेनेटिकल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो काम जीन्स करती है वही फैक्टर है। फैक्टर्स को ही आज जीन्स बोलते हैं। आज के जनरेशन में फैक्टर टर्म यूज़ नहीं होता है। देन कम्स जीन। जीन, it is a particle segment of a DNA which is responsible for inheritance and expression of a character. The only difference is यहाँ पे हम लोग DNA के सेगमेंट को जीन बोल रहे हैं। ओके, पूरा अगर ये चीज़ है, क्लियर? पहले देखो, ये है हमारा जीन। जीन के एक जीन को बोलेंगे ये जीन, जहाँ पे पार्टिकल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसमें डीएनए वगैरह है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर्स, और पूरे इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे फैक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत ही ईजी है फैक्टर और जीन का डेफिनेशन। देन कमिंग टू थर्ड, अलील्स
और एलियोमॉर्फ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले आप लोग समझ लो ये होता क्या है। ये अलील वर्ड अब आगे चैप्टर में बहुत बार पूछेगा एंड हम लोगों को वो समझ में आना ही चाहिए, तो ही आगे समझ आएगा। अब होता है एक ये डीएनए। ये समझो डीएनए, तो इसकी जो कॉपी है ये इसको बोलते हैं अलील। एक कॉपी को बोलते हैं अलील। ओके, टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन या फैक्टर आर कॉल्ड अलील ऑफ ईच अदर। मतलब कॉपी, डीएनए की कॉपी, जीन की कॉपी होती है अलील। दे ऑक्यूपाई आइडेंटिकल लोकाई। आइडेंटिकल लोकाई मतलब लोकाई आर पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। अलील इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलिलोमॉर्फ। अलील का मतलब होता है कॉपी, मॉर्फ इज स्ट्रक्चर। ओके, तो एलिलोमॉर्फी, मॉर्फ का शॉर्ट फॉर्म है अलील। तो अलील वर्ड याद रखना है कि अलील जो है वो फैक्टर का कॉपी है। मतलब ये एक ओरिजिनल हो गया, उसका कॉपी किए तो ये हो गया। अब इसे भी हम लोग जीन या फैक्टर नहीं बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे अलील। क्लियर स्टूडेंट्स? अलील क्या है? ये टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे पूरे चैप्टर में पूछने वाला है। देन नेक्स्ट है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। बहुत हद तक आई होप यू गाइज आर क्लियर विद द टर्म एंड डोमिनेंस एंड रिसेसिव। मैंने पहले पढ़ाई अलील, इट इज़ एन अलील, देखो वापस आ गया ये वर्ड, that expresses its trait even in the presence of an alternative allele। मतलब एक जिन और दो जिन, एक गैमेट और दो गैमेट जब मिलके जीन बना रहे हैं तो एक अलील मतलब एक का डीएनए स्ट्रॉन्ग होगा, दूसरा का डीएनए वीक होगा। तो जो स्ट्रॉन्ग डीएनए, जो स्ट्रॉन्ग अलील है उसको बोलते हैं, जिसके पहले जो स्ट्रॉन्ग अलील है जिसके कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अलील जिसके कैरेक्टर्स अपीयर हो रहे ऑफस्प्रिंग में, उसे बोलते हैं डोमिनेंट वन। और जिसके कैरेक्टर दब गए या ख़त्म हो गए या थोड़े आ रहे हैं, विदाउट अपीयरेंस आ रहे हैं, विजुअलाइजली दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट है उसके भी कैरेक्टर्स, ऐसे नहीं होते कि उसके कैरेक्टर्स नहीं होते, कैरेक्टर्स उसके भी होते हैं बट वो दब जाते हैं, उसे बोलते हैं रिसेसिव। तो वो अलील जो डोमिनेंट है, जो दिख के आ रहा है, जो उस पे हावी हो गया है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बताया, वो है डोमिनेंट, और जो वीक हो गया वो है रिसेसिव। तो यहाँ पे इट इज़ एन अलील दैट एक्सप्रेसेस इट्स ट्रेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव अलील, that is in heterozygous condition only. Alternatively, the allele that expresses in F1 is called dominant. It is an allele of a pair that masks the expression of an allele in F1 generation. ये F1 generation क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे। Then recessive, the allele is not expressed. ये क्या होते हैं? एक्सप्रेस हो रहा है, ये क्या हो रहा है? नॉट एक्सप्रेस्ड। दिस अलील इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव अलील इन हाइड्रोजाइगस कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, इट एक्सप्रेसेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल अलील। इट इज़ एन अलील दैट डज नॉट एक्सप्रेस इन F1 हाइब्रिड। ये F1 हाइब्रिड क्या है? वी विल स्टडी इट लेटर, आगे है उसके डेफिनेशंस, हम लोग तब उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव का बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों का डिफरेंस भी पूछता है एग्ज़ाम में, तो इनका डिफरेंस भी पढ़ लेना। देन डोमिनेंट वन वो है जो एक्सप्रेस कर रहा है, रिसेसिव वो है जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। क्लियर? और ये लोग का कब? जब दूसरा अल्टरनेटिव अलील प्रेजेंट है तब की हम लोग बात करें, दो के बीच की बात करें कि दो अलील है,
उनमें से जो अलील रिप्रेजेंट कर रहा है, खुद को डोमिनेंट कर रहा है, जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बता रहा है, वो है डोमिनेंट वाला। जो बेचारा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो है रिसेसिव। क्लियर? देन कम द नेक्स्ट इज फेनोटाइप एंड जीनोटाइप। यहाँ पे फिनोटाइप एंड जीनोटाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। यहाँ पे फिनो का मतलब होता है, फिनो मीन्स होता है फिजिकल। टाइप का मतलब तो सबको पता है, फिनो मतलब होता है फिजिकल। ओके। जीनो मतलब होता है जेनेटिक। अब इसका एग्जाम्पल, अगर एक फ्लावर है, तो फ्लावर अगर वाइट कलर का है, ओके, तो ये हो गया इसका फिनोटाइप। और इसके अंदर जो जीन्स होगी वो हो गई उसका जीनोटाइप। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक है माउस। तो माउस का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होगा, कि उसका कलर, उसका साइज़ वगैरह वो सब होगा फिनोटाइप। और उसके अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल है वो हो गया जीनोटाइप। क्लियर कि क्या होता है फिनोटाइप एंड व्हाट इज़ जीनोटाइप? तो लेट्स सी द डेफिनेशंस। डेफिनेशन तो पढ़ना पड़ेगा। The external appearance, okay, of an individual for any trait is called phenotype. External appearance, okay, it is observable, दिखाई देता है, and it is determined by different combinations of allele. जैसे कि in P for the height of the stem, जैसे टॉल है, पी प्लांट टॉल है, ये डॉर्फ है, टॉल है तो भी दिखाई देगा, डॉर्फ है तो भी दिखाई देगा। तो ये क्या है? ये फिनोटाइप है। ओके। देन कमिंग टू जीनोटाइप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि उसका जीन्स कैसा है, उसके जीन्स के जो भी उससे जीन्स के रिलेटेड टर्म्स है वो सारे आएंगे जीनोटाइप में। With respect to a particular trait, it is a representation of a genetic constitution of an individual with respect to a single character or a set of character. For example, P. Tall plants can have genotype, that is TT or TT. Dwarf have TT. ये जो टर्म्स है ये सब क्यों होते हैं? कि उनका जीन वैसा है, उनका जीन टॉल है या फिर उनका जीन डॉर्फ है, तो उनके जीन की वजह से वो टॉल है या डॉर्फ है। सो ये सब क्यों है? ये सब जीनोटाइप के वजह से। और वो टॉल और डॉर्फ है ये क्या है? ये उनके फिनोटाइप के वजह से। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स क्लियर हो गए। देन नेक्स्ट टर्म्स होते हैं होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ये दोनों टर्म बहुत ही कॉमन है। आई होप तुम लोग को तो इसका मतलब भी पता होगा, मैंने फर्स्ट सेकेंड वीडियो में बताया था। तो होमोजाइगस का मतलब होता है एन इंडिविजुअल पोसेसिंग आइडेंटिकल अलील फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड होमोजाइगस, और प्योर फॉर दैट ट्रेट। Homozygous breed true to the trait and produce only one type of gametes, that is tall with tall, dwarf with dwarf, TT. ओके, मतलब सिर्फ एक टाइप का होगा, उसके आगे कोई भी ऑफस्प्रिंग में सिमिलैरिटी नहीं होगी, वो हो गया होमोजाइगस। होमो का मतलब ही होता है सेम। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, होमो का मतलब, होमो का मतलब होता है सेम। ओके। होमो मीन्स सेम। ओके। हेट्रो में, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। क्लियर?
तो ये सिर्फ एक गैमेट से होता है, वन टाइप ऑफ गैमेट, ओके। फिर हेट्रो में देखते हैं, इंडिविजुअल possessing contrasting alleles for a particular trait is called heterozygous. Heterozygous does not breed true for that trait and produces two types of gametes, जैसे F1 generation hybrid में tall T, dwarf T. Heterozygous individual is also called hybrid. ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को हाइब्रिड भी बुलाते हैं। तो हेट्रोजाइगस मतलब होता है डिफरेंट, जो कि जिसमें वेरिएशंस आ रहे हैं, एंड होमोजाइगस होता है सेम, जैसे पेरेंट वैसा ऑफस्प्रिंग। होमोजाइगस में एक गैमेट, हेट्रोजाइगस में दो गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गया। देन सेकेंड है प्योर लाइन। व्हाट इज़ प्योर लाइन? एक इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल which is homozygous or true breeding for one or more trait constitutes pure line। मतलब अगर एक ट्रेट है जहाँ पे होमोजाइगस है, मतलब जैसा पेरेंट वैसा ऑफस्प्रिंग, वो हो गया प्योर लाइन। दैट इज़ प्लांट विद ब्रीड ट्रू फॉर अ प्योर पर्टिकुलर कैरेक्टर। इट इज़ अ descendant of a single homozygous parent produced after self-fertilization। प्योर लाइन होमोजाइगस वाले, मतलब उनमें कोई भी क्रॉस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिंगल गैमेट, एवरीथिंग इज सिंपल एंड सिंगल, ओके। जैसा पेरेंट वैसा ऑफस्प्रिंग, क्लियर। देन सेकेंड है मोनोहाइब्रिड। व्हाट इज़ मोनोहाइब्रिड? ये जैसा प्योर लाइन था, प्योर लाइन का अपोजिट हो गया मोनोहाइब्रिड। इट इज़ अ हेट्रोजाइगस ऑफ वन ट्रेट एंड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स। दो प्योर पेरेंट्स में क्रॉस हो रहा है, इसके वजह से मोनोहाइब्रिड प्रोड्यूस हो रहा है। It is produced from a cross between two parents differing in single pair of contrasting characters। जैसे उसका एग्जाम्पल है हाइब्रिड टॉल प्रोड्यूसेस इन अ क्रॉस। इसका एग्जाम्पल है हाइब्रिड टॉल प्रोड्यूस्ड इन अ क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ पेरेंट्स। मतलब एक टॉल पेरेंट और एक डॉर्फ पेरेंट में क्रॉस हुआ, जिसके वजह से उसका अब मोनोहाइब्रिड बनेगा। इट इज़ अ हेट्रोजाइगोट फॉर अ सिंगल पेयर ऑफ अलील। तो अब यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में स्टॉप करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो और ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज बाकी है, वो हम लोग पहले कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।